राम राम भी सभी को। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंडीशनल्स। कंडीशनल्स का मतलब होता है शर्त। इसका क्या मतलब होता है? शर्त। तो डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले, कंडीशनल होते क्या हैं। कंडीशनल्स कंडीशनल होता है एक शर्त, कंडीशन कोई भी चीज़ की शर्त। इसमें क्या होगा? इसमें एक तो सेंटेंस होगा, एक सेंटेंस होगा और दो क्लाज होंगे। कंडीशनल में दो क्लाज हमने पढ़ ही लिए कि क्या होते हैं। पीछे जब हम टेंस पढ़ रहे थे उसमें क्लाज और सेंटेंस होता है, क्लाज होता है जिसके पास अपना सब्जेक्ट हो प्लस वर्ब हो। सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो, उसे बोलते हैं क्लाज। एक सेंटेंस पूरा सेंटेंस ही होता है, ठीक है। अब आते हैं इसके कंजंक्शन कौन से यूज होते हैं कंडीशंस में। कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। इसमें यूज होते हैं अनलेस और इफ। ये कंजंक्शन लगे होंगे कंडीशन में, ठीक है। ये थे कंजंक्शन। अब इनका मीनिंग अलग अलग क्या होता है। जैसे सबसे पहले आता है डिफरेंस ऑफ मीनिंग। डिफरेंस ऑफ मीनिंग देखो, सबसे पहले कंडीशनल। कंडीशनल होती है कोई शर्त। इसमें क्या होगा? एक सेंटेंस दिया होगा, दो क्लास दिए होंगे उसमें साथ में, और इसमें कंजंक्शन यूज होते हैं। एक तो अनलेस यूज होता है और एक इफ यूज होता है, ठीक है। इसमें अलग अलग मीनिंग है इनके। डिफरेंस मतलब अलग अलग मीनिंग है। कैसे? जैसे एक वाक्य है हमारे पास, एक सेंटेंस है, इफ यू वर्क हार्ड, कोमा यू विल सक्सीड। ये एक सेंटेंस दिया हुआ। इसमें क्या होगा? जैसे ये तो हो गया हमारा कंजंक्शन, जो ऊपर था ना, इफ या अनलेस में से इफ, ठीक है। यहाँ पर क्या है? यू वर्क हार्ड। वर्क मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो यहाँ पर यूज हुआ है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट, ठीक है। और दूसरी साइड यूज हुआ है फ्यूचर, मतलब विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर इंडेफिनिट। इंडेफिनिट। तो इसमें कंडीशन क्या है कि अगर इफ वाले क्लाज में जिसके साथ इफ लगा होगा उसमें अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज हुआ है तो दूसरे में हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। ये तो हुआ इसका एक कंडीशन कि अगर इसमें इफ या अनलेस लगा और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो तो मतलब क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और यहाँ पर अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो दूसरे वाले में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज होगा दूसरे क्लास में। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल इसका, इफ यू वर्कड हार्ड, यू वुड सक्सीड। देखो, ये वर्ब की दूसरी फॉर्म। तो अगर इफ वाले क्लाज में पास्ट इंडेफिनेट टेंस यूज हो, पास्ट इंडेफिनेट,
इफ़ वाले क्लाज में वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट में। अगर इफ़ वाले क्लाज में पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज हो तो दूसरे क्लाज में हमेशा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ये थी इसकी दूसरी कंडीशन। पहली थी अगर इफ़ वाले क्लाज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज हो तो दूसरे में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। अगर दूसरी कंडीशन क्या है, अगर इफ़ वाले क्लाज में पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज हो तो दूसरे वाले क्लाज में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ठीक है, अब आते हैं इसके तीसरे कंडीशन पे। तीसरी कंडीशन क्या है, अब आती है इसकी तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या है कि इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, you would have succeed। ठीक है, देखो ये इफ़ वाला क्लाज है, इसमें क्या यूज हुआ है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट। यहाँ पर क्या यूज हुआ है, वुड प्लस हैव, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कंडीशन क्या कहती है कि अगर इफ़ वाले क्लाज में पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हो, मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो दूसरे वाले क्लाज में क्या आएगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। ये थे इनकी तीन कंडीशन। इसी पे बेस सारे क्वेश्चन हैं इसके। अलग अलग कैसे हैं, जैसे सबसे पहले आता है इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कंडीशनल का स्ट्रक्चर। कंडीशनल का स्ट्रक्चर क्या है, देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। इफ़ यू वर्क हार्ड, कोमा यू, ये खालिस्तान है यहाँ पर, सक्सीड। देखो कंडीशन क्या कहती है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट है तो यहाँ पर क्या आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर में क्या आ सकता है, विल आ सकता है इसकी जगह, या फिर मे भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कैन भी कर सकते हैं। इसका मे का मीनिंग होता है शायद, कैन का मतलब होता है सकते, सकते। ठीक है, तो इनमें से कोई भी मतलब आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट, लेकिन इनमें से कोई भी मॉडल आ सकता है इसमें। ठीक है, जैसे एक सिंपल दिया हो इसी पे, सिंपल कैसे, इफ़ यू गो देयर ब्रिंग मी एन अम्ब्रेला। ठीक है, ये सेंटेंस करेक्ट है। इसमें यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट है, क्योंकि ये पूरा एक सेंटेंस है ना कि अलग अलग, ये अलग अलग दो थे, एक क्लाज एक क्लाज। इसमें क्या है कि एक ही क्लाज है ये पूरा, बस कोम्मे से सेपरेट किया हुआ है इसको। जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं ना, वो डायरेक्ट लिखे जाते हैं। डायरेक्ट कैसे, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इसमें सब्जेक्ट छुपा होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, छुपा होता है।
जैसे ये वाला था, इसमें यू सब्जेक्ट होता है, यू जो इम्पीरेटिव जो सेंटेंस होते हैं ना उसमें हमेशा यू सब्जेक्ट होता है और वो छिपा रहता है। ठीक है, अब जैसे इसके एक एग्जाम्पल हो गया, ये दो हो गया। अब देखते हैं इसका तीसरा एग्जाम्पल इसी पे बेस। एग्जाम्पल नंबर 3, इफ कमल हैड एक्सपीरियंस they would have selected them। देखो ये सेंटेंस दिया हुआ है एक, हैड हैव की दूसरी फॉर्म मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, अगर इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस होता, लेकिन सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनेट। ठीक है, अब यहाँ पर अगर पास्ट इंडेफिनेट हो तो यहाँ पर क्या आता है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जो हमने दूसरी कंडीशन में देखा था। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि गलत है। तो इसको हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे, इनकी जगह आ जाएगा सेलेक्ट। दे वुड सेलेक्ट देम, जो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये है कंडीशन। जैसे 4 नंबर एग्जाम्पल, इफ यू विल नॉट कम वी शैल कैंसल द प्रोग्राम। वी शैल कैंसल द प्रोग्राम। देखो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पर क्या हुआ है, शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये तो हो गया फ्यूचर इंडेफिनेट। ठीक है, यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनेट हो तो यहाँ पर क्या आता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट आएगा तो विल की जगह क्या आ जाएगा, डज। हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनेट की क्या होती है, डज। तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनेट। ज़रूरी नहीं है कि यही ठीक करना है हमने, जिस पार्ट में जिस क्लास में गलती होगी उसी को ठीक करेंगे। जैसे इसमें थी, जैसे पीछे वाले में इसमें थी मेन क्लास में, तो मेन की कर दी, और अगर इसमें है तो इसमें कर देंगे। जैसे अगला एग्जाम्पल, वी वुड हैव गोट फर्स्ट प्राइज if we would have practiced hard। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वी वुड हैव गोट द फर्स्ट प्राइज। वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये ठीक है। अगर यहाँ पर वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है तो इफ़ वाले क्लास में क्या आता था, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट क्या होता है, यहाँ पर क्या दिया, वी वुड हैव प्रैक्टिस्ड हार्ड। तो प्रैक्टिस की थर्ड फॉर्म दी हुई है, तो वुड को हटा देंगे, हैव को हटा देंगे, इनकी जगह क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस।
वो 3 कंडीशन है इफ़। अगर इफ़ वाले क्लाज में प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो दूसरे में आएगा फ्यूचर इंडेफिनेट। अगर इफ़ में पास्ट इंडेफिनेट है तो दूसरे में आएगा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर इफ़ वाले क्लाज में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इसमें आएगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये था, ये तो हो गया कंडीशंस। अब चलते हैं अगले रूल पे। कंडीशन का अगला रूल क्या कहता है? अगला रूल कंडीशन का, कुछ कंजक्शन है जैसे इफ हो गया, अनलेस, until, when, before, जिसको हम subordinate कंजक्शन बोलते हैं वो है ये। बिफोर, आफ्टर, आफ्टर, या फिर एज सुन एज, एज सुन एज, ये कंजक्शन है कुछ। इनके साथ कभी भी फ्यूचर टेंस यूज नहीं होता। डोंट यूज फ्यूचर टेंस विद दीज कंजक्शन, दीज कंजक्शन। इसका मतलब क्या है कि ये कंजक्शन अगर कहीं भी आए हों तो इनके साथ कभी भी फ्यूचर टेंस यूज नहीं होता। फ्यूचर कैसे, जैसे समझते हैं एक एग्जाम्पल से। ही माइट हैव caught the thief if he was alert। अलर्ट, ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, माइट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कौन सी कंडीशन हुई? ये कंडीशन हुई तीसरी, जिसमें पास्ट परफेक्ट प्लस क्या था, माइट या वुड। माइट की जगह वुड भी आ सकता है, माइट भी आ सकता है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसके साथ इफ़ वाली क्लास में क्या आता था? इफ़ में आता था पास्ट परफेक्ट, तो इसको चेंज कर देंगे। वाज की जगह क्या आ जाएगा? हैड, और बी की फॉर्म है ये, बी की दूसरी है तो बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। इफ़ हैड बीन अलर्ट, मतलब अगर कहीं भी कंडीशन में ये सिचुएशन आई हो तो वो 3 कंडीशन थी, तीसरी है ये, जिसमें पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होगा। जैसे 2 नंबर एग्जाम्पल, हैड ही बीन अटेंटिव the accident could be averted, देखो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब है पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है, तो दूसरे में क्या आएगा? दूसरे में कुड। जैसे 2 नंबर एग्जाम्पल है ये, हैड ही बीन अटेंटिव, वर्ब की थर्ड, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, थर्ड फॉर्म लगी है तो यहाँ पर क्या आएगा? कुड। इनमें से कोई भी यूज हो सकता है, जैसे माइट है या वुड भी आ सकता है या कुड भी आ सकता है, प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर कुड दिया हुआ है, तो कुड दिया हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन इसमें एक चक्कर पड़ रहा है। क्या चक्कर है? एक्सीडेंट है, तो एक्सीडेंट खुद तो नहीं टलेगा, कुड हैव बीन, कुड बी एवर्टेड, तो एक्सीडेंट को हमें टालना पड़ता है खुद। एक्सीडेंट
खुद नहीं टलेगा। मतलब दूसरा कोई काम कर रहा है, दूसरा काम कर रहा है और दूसरा कोई काम करे तो वो कौन सी फॉर्म होती है? वो होती है पैसिव फॉर्म। पैसिव। एक्टिव में सब्जेक्ट खुद कार्य करता है और पैसिव में कोई दूसरा कार्य करता है। और पैसिव में क्या होता है? पैसिव में आती है हमेशा बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो इसको हम एक तो चेंज करेंगे इसके हिसाब से कि पास्ट परफेक्ट है तो यहाँ पर कुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरा इसको पैसिव फॉर्म बनाएंगे। पैसिव फॉर्म कैसे? कुड बी को हटा देंगे, हैव और बीन। ठीक है, कुड हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म एवर्टेड। ये था ये सेंटेंस। मतलब एक्सीडेंट खुद नहीं टलता, उसको दूसरा कोई काम कर रहा है, दूसरा कर रहा है तो पैसिव, पैसिव है तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बी की थर्ड फॉर्म आएगी बीन। क्यों? क्योंकि इसमें क्या था? पास्ट, इसमें यूज हुआ है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट तो उसमें क्या आता है? कुड हैव बीन, मतलब कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये था हमारा कंडीशन की तीसरी कंडीशन, कंडीशनल की तीसरी कंडीशन। अब चलते हैं आगे। अब एक एडवर्ब आती है नोट। नोट, यूज ऑफ नोट। तो नोट का यूज कहाँ होता है सेंटेंस में? जैसे दो सेंटेंस से समझेंगे, एक और दो। ही वुड हैव नोट डाइड। अगर ऐसे सेंटेंस हो तो जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है उनके बाद नोट यूज होगा, इनके बाद और मेन वर्ब से पहले। ठीक है। और अगर हाफ में लिखते हैं, हाफ में कैसे? ही वुड नॉट हैव डाइड। ये भी करेक्ट है। उसमें क्या होगा? यहाँ पर यूज कर सकते हैं अगर हाफ लिखते हैं तो। ठीक है। अब आता है इसका तीसरा, ये एक बीच में पॉइंट था, तो अब आता है इसका तीसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल क्या कहता है कि द थीप, फिर खालिस्तान, इफ द policeman had arrived timely। टाइमली। देखो इसमें क्या वर्ब यूज होगी? माइट हैव बीन कॉट। ठीक है। यहाँ पर यूज हुआ है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये तो हो गया पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट। ठीक है। यहाँ पर क्या यूज होना था? वुड या माइट लगा लो, माइट हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन ये एक एक्स्ट्रा बीन लगा हुआ है इसमें, ये तो द थीप माइट हैव बीन कॉट। ये चोर, ये है वर्ब, तो पकड़ता कौन? पुलिसमैन। चोर खुद तो नहीं पकड़ता खुद को, तो इसका मतलब जो सब्जेक्ट है वो क्या है? इसमें डूअर नहीं है, काम करने वाला चोर नहीं है, कोई और है। तो कोई और है तो इसका मतलब ये क्या हुआ? पैसिव फॉर्म। पैसिव फॉर्म। और पैसिव फॉर्म में क्या होता है? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हमेशा। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि पास्ट परफेक्ट यूज हुआ है तो बी की थर्ड फॉर्म आएगी, बी की थर्ड फॉर्म जो कि होती है बीन।
बीन। तो माइट हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। ऐसा कोई भी सेंटेंस आए, जैसे 2 नंबर सेंटेंस था वो भी ऐसे ही था कि अगर डूअर कोई और है, पैसिव फॉर्म है, तो हमेशा माइट हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। और अगर जो सब्जेक्ट है वही डूअर है, वही काम करने वाला है, तो माइट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। और 2 वाक्यों में एरर हो ना तो हमेशा दूसरे वाला ठीक करते हैं। मतलब 2 सेंटेंस में अगर एरर हो, जैसे इन दोनों में हो, ये ठीक है तो ये ठीक करेंगे, ये ठीक है तो ये ठीक करेंगे। जरूरी नहीं है कि यही गलत होगा या पहले वाला गलत होगा। तो ये था। अब चलते हैं आगे इसके अगले रूल पर। अगला रूल क्या कहता है कि एक सेंटेंस दिया हुआ है हमारे पास, आई शैल लिव इन place if I were प्रिंस। अगर मैं प्रिंस होता तो मैं एक पैलेस में रह रहा होता। ये इफ आई वर, ये हमने पीछे देखा था, पीछे का कि इमेजिनेशन होती है। और इमेजिनेशन क्या होती है, इमेजिनेशन में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है वर। ठीक है। अब अगर देखो यहाँ पर क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो यहाँ पर क्या आएगा, वुड। वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म तो ये है ही, साथ में वुड लग जाएगा। ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको ठीक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये जैसे रूल के हिसाब से तो ये होना चाहिए था कि आई शैल लिव इन ए पैलेस। मतलब क्या हुआ, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हुआ, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन इसको चेंज किया है। इसका कारण ये है कि ये है इमेजिनेशन। ये क्या है, इमेजिनेशन। और इमेजिनेशन को चेंज नहीं करते। ये कंडीशन है इसकी कि इमेजिनेशन हो तो उसको सेम ही रखेंगे, दूसरे सेंटेंस में चेंज करेंगे। जैसे अगला एग्जाम्पल इसका, तो इसका देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। आई वुड हैव गोट। आई वुड हैव गोट हर्ट if he did not help me। देखो ये सेंटेंस दिया हुआ है, ये तो हो गया इफ, तो ये हो गया इफ क्लॉज। इसमें क्या दिया हुआ है, वुड प्लस हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हिसाब से इसमें क्या आना चाहिए, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस इसको चेंज कर देंगे। हैड साथ में नोट लगा हुआ है और हेल्प्ड। ये होगी तीसरी कंडीशन इसकी, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट। तो ये था इसका दूसरा रूल। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि नीचे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं। जैसे सेंटेंस क्या क्या है, ये सेंटेंस है एक, इफ ही वाज ए बर्ड आई वुड कीप हिम इन ए केज। कि वह अगर बर्ड होता, एक पक्षी होता, तो मैं उसे पिंजरे में रखता। ठीक है। तो ये क्या है, एक इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन है।
सेंटेंस कोरेक्ट है वैसे ये, जैसे इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट, तो इसमें वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज है, फर्स्ट फॉर्म तो कोरेक्ट है। लेकिन क्या है, ये एक इमेजिनेशन है, और इमेजिनेशन में हमेशा वाज यूज नहीं होता, वर यूज होता है। वाज की जगह क्या कर देंगे, वर यूज कर देंगे। जब भी इमेजिनेशन का केस आए तो उसमें हमेशा वाज की जगह वर यूज होगा। जैसे 2 नंबर, वर ही ए बर्ड, आगे ये सेम ही है, आई वुड कीप हिम इन ए केज, ठीक है। तो वर आगे आ गया तो ये भी इमेजिनेशन ही है, या तो इफ लगा दो या वर को बाहर निकाल दो, तो ये भी इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन है। तो इमेजिनेशन है तो वर यूज होगा, वाज नहीं। जैसे ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी वर यूज होता है। जैसे और एग्जांपल इसके, विश ही ए बर्ड, वुड that he were a bird, if only he were a bird। आगे ये सेम ही लाइन होगी इसमें सभी में, आई वुड कीप हिम इन ए केज, सभी में, ठीक है। ये सारी क्या है, इमेजिनेशन है। इसमें इमेजिनेशन में इफ़ ओनली भी आ सकता है, इफ़ ओनली वर तो यूज होगा ही, वुड दैट वर यूज होगा, विश वर यूज होगा। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर इमेजिनेशन हो, इमेजिनेशन हो, उसमें सेकंड फॉर्म यूज होती है। सेकंड फॉर्म में क्या, वर यूज होगा। वर यूज होगा। ये था सब्जेक्टिव मूड जो हमने पीछे पढ़ा था ना, उसका एग्जाम्पल है ये 5। जैसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसका, एक, आई विश आई एम ए वेकेशन, कि काश में एक छुट्टी होता। तो इमेजिनेशन है तो किस में आएगी, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में, तो एम की जगह क्या यूज होगा, वर, आई वर ए वेकेशन, क्योंकि विश आया है, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन है ये। कि जहाँ भी इमेजिनेशन आए उसमें वर यूज होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होता है। हमारा कंडीशन का अगला टाइप क्या है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये खाली है, यहाँ पर खालिस्तान, यू हैव एनी क्वेरी, कॉल मी immediately। ये खालिस्तान है, यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास, ए, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी, और ये डी। क्या क्या ऑप्शन है, यहाँ पर है शुड, यहाँ पर है हाउएवर, हाउ एवर, यहाँ पर है अनलेस, और यहाँ पर है डिस्पाइट। तो हमें ये देखना है कि यहाँ पर क्या आएगा। सबसे पहले देखते हैं डी ऑप्शन, ये
देखो डिस्पाइट क्या है, एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है। और दो कंजक्शन है, मतलब दो क्लाज है, दो क्लाज के बीच में क्या आता है, कंजक्शन आता है। यहाँ पर आएगा कंजक्शन न कि प्रीपोजिशन। तो ये ऑप्शन तो हो गया कट। अनलेस ऑप्शन सी, इसका मतलब होता है अगर नहीं, अगर नहीं। देखो ये पुट करके देखते हैं, जैसे अनलेस यू हैव एनी क्वेरी, तुम्हें अगर कोई क्वेरी ना हो तो कॉल मी अगेन इमीडिएटली। तो ये सेंस नहीं बनी कि अगर नहीं हो, इसका मतलब कॉल बुलाना क्यों अगर नहीं हो, तो ये ऑप्शन भी कट है। फिर आता है हाउएवर, ये हालांकि, इसका मतलब होता है हालांकि, हालांकि कि अवेयर यू हैव एनी क्वेरी, हालांकि तुम्हें कोई क्वेरी हो, कॉल मी एविडेंटली, नोट के साथ आएगा ये हमेशा, नोट के साथ, मतलब नेगेटिव वाइब बताता है हाउएवर। तो बचा कौन सा हमारे पास, शुड। तो यहां पर आएगा शुड, कि तुम्हें कोई क्वेरी हो तो कॉल मी इमीडिएटली। ये आ गया समझ में कि इसका मतलब क्या है। ये हालांकि इसका मतलब होता है नोट के साथ आता है। ये प्रीपोजिशन हो गई, क्योंकि यहाँ पर कंजक्शन आना है, ये अनलेस वैसे नहीं आ रहा। तो ये था। जैसे 2 नंबर एग्जाम्पल, ही हैज नोट कम yet, yet जहां भी yet आया हो तो पास्ट ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है उसमें। तो हैज हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। yet का क्या मतलब होता है, yet का मतलब होता है टिल नाउ, टिल नाउ मतलब अभी तक, अभी तक। अब देखते हैं, जैसे ये यट के बारे में अगर पीछे आया हो तो इसका मतलब होता है अभी तक, और जैसे बीच में आया हो, नंबर 3 एग्जाम्पल, नंबर 3 एग्जाम्पल क्या कहता है, ही कैन हियर यट डिड नॉट मीट मी। देखो यहां पर यट का क्या मतलब है, यट है यहां पर कंजक्शन, कंजक्शन जिसका मतलब है फिर भी, फिर भी, या स्टिल, या फिर बट, ये इसके मीनिंग है। मतलब यट का मतलब फिर भी या स्टिल या बट हो सकता है। तो कभी कभी भी अगर इसके बीच में आता है यट तो इसका मतलब होता है फिर भी, वह यहाँ आया और मुझसे फिर भी नहीं मिला, ठीक है। और इसका मतलब होगा अभी तक, इसका मतलब हो गया अभी तक। इसमें क्या होता है, यहाँ पर पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ भी सेकंड फॉर्म सेम टेंस यूज होता है। और यट अगर पीछे दिया हो, बैक साइड में दिया हो, तो हमेशा पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। ये थे 2 एग्जाम्पल यट के बारे में। अब देखते हैं एक और सेंटेंस जिसमें अलग अलग वर्ब दी हो। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है, दे माइट हैव lost the way, यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ है दिस मैप, दिस मैप, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास, ए बी सी और डी।
क्या क्या ऑप्शन है? इफ, हाउ एवर, बट फॉर और डिस्पाइट। डिस्पाइट, ठीक है। इसमें क्या ऑप्शन आएगा? इसमें आएगा डी, बट फॉर। कि यू माइट हैव लॉस्ट द वे, तुमने रास्ता खो दिया, बट फॉर दिस मैप, इस मैप के बावजूद। इसका मतलब होता है विदाउट, विदाउट या बावजूद, के बावजूद, बट फॉर। अगर कहीं भी बट फॉर होता है ना, उसके साथ हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज होता है। माइट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है बट फॉर के साथ। जैसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो सेंटेंस आते हैं ना, उनका मीनिंग अलग होता है। अलग कैसे? जैसे कुछ टेंस है हमारे पास, कुछ सेंटेंस है, जैसे यू शुड गो देयर। दूसरा है यू शुड हैव गोन देयर। यू शुड नॉट हैव गोन देयर। ठीक है, ये सेंटेंस हैं तीन। तुम्हें वहां जाना चाहिए था, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। इसका मतलब क्या होता है कि ये होते हैं कॉन्ट्रेरी टू फैक्ट। मतलब तुम्हें वहां जाना चाहिए था, इसका मतलब वो नहीं गया। इसका मतलब होता है कि बट यू डिड नॉट, कि तुम नहीं गए, डिड नॉट। या तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था, इसका मतलब हो गया बट यू डिड, बट यू डिड, कि तुम वहां गए। इनका जो मीनिंग होता है ना, वो ब्रैकेट वाला होता है कि उसने वो काम कर लिया। ये कॉन्ट्रेरी टू फैक्ट है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब होता है बट ही डिड नॉट, डिड नॉट। कॉन्ट्रेरी होता है, मतलब ये मेन जो दी होती है ना लाइन, उसके विपरीत मीनिंग होता है इसका, कॉन्ट्रेरी टू फैक्ट होता है। कैसे? ये था एक फ्यूचर परफेक्ट के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है, उसमें जो फैक्ट आए होते हैं कि मॉडल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखते हैं, जैसे ये बट फॉर का देखा हमने एग्जांपल, बट फॉर का एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 5, बट फॉर हिज गाइडेंस they could succeed। ठीक है, बट फॉर आया तो बट फॉर के साथ क्या बताया था? मॉडल, मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मॉडल क्या है? कुड, कुड साथ में नोट है, साथ में हैव लगेगा, और इसकी थर्ड फॉर्म सक्सीडिड। मतलब ये सब कुछ हटा के ये आ जाएगा। कहीं भी अगर बट फॉर आया हो तो इसका मतलब होता है विदाउट, विदाउट। बट फॉर हिज गाइडेंस दे कुड नॉट हैव सक्सीड, कि उनकी गाइडेंस के बगैर वो बावजूद वो पास नहीं हो सके।
अब चलते हैं अगले रूल पर। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर, कंडीशन का। कंडीशन का अगला रूल क्या है? अगला रूल ये है कि हमारे पास दो कंजक्शन आते हैं। कौन कौन से आते हैं? एक तो होता है अनलेस, और एक होता है अनटिल। इन दोनों के मीनिंग में क्या डिफरेंस होता है? इसका मतलब होता है इफ नॉट, और इसका मतलब होता है टिल नाउ। अनटिल मतलब टिल नाउ। इफ नॉट मतलब क्या हो गया? अगर नहीं, और इसका मतलब हो गया जब तक नहीं, ठीक है। ये आता है टाइम को दिखाता है, ये अनटिल जब तक नहीं, टाइम को। और ये दिखाता है कंडीशनल को। कंडीशनल मतलब है शर्त को, कोई शर्त दी हो, शर्त। कैसे? जैसे समझते हैं कि एग्जाम्पल से, वी मस्ट वेट हेयर अनलेस द सनराइज, कि हमें यहाँ पर जरूर वेट करना चाहिए जब तक सनराइज, सूर्य उदय नहीं होता। ठीक है। अब सूर्य उदय कोई कंडीशन थोड़ी है, ये तो टाइम है कि सूर्य उदय होगा तब हम यहाँ से चले जाएंगे, तब तक वेट करेंगे। तो जहां पर भी टाइम दिया हो जब तक नहीं, उसमें अनटिल यूज होगा, तो अनलेस को हटा देंगे, इसकी जगह आ जाएगा अनटिल। क्योंकि सनराइज होना कोई कंडीशन नहीं है, कोई शर्त नहीं है, ये तो टाइम है। जैसे एक और एग्जांपल इसका, अनटिल ही गिव्स अप स्मोकिंग ही कैनॉट गेट वेल, कि वह जब तक स्मोकिंग नहीं छोड़ता तब तक वो ठीक नहीं होगा। ठीक है। तो ये क्या है? ये कंडीशन है, न कि टाइम है, कि भाई जब तक वो स्मोकिंग नहीं छोड़ेगा ठीक नहीं होगा। तो कंडीशन के केस में क्या आता है? अनलेस। तो अनटिल को हटा देंगे, इसकी जगह क्या कर देंगे? अनलेस कर देंगे। ये हो गया एक अनलेस का एग्जाम्पल, ये हो गया अनटिल का। अब देखते हैं तीसरा नंबर एग्जाम्पल, अनटिल द ट्रेन not arrived, I stayed at the station, जब तक ट्रेन नहीं पहुंचती मैं स्टेशन पर ही रुकूंगा। ठीक है। इसमें क्या होता है कि टाइम दिया हुआ है, कि जब तक ट्रेन नहीं आती, तो अनटिल ठीक है। लेकिन ये एक रूल है कि अनटिल और अनलेस इनके साथ नोट का यूज नहीं होता, तो इसमें से नोट हटा देंगे। क्योंकि अनटिल और अनलेस का मतलब ही होता है, जैसे अगर नहीं या जब तक नहीं, तो नहीं तो पहले ही आ गया इसमें अनटिल में ही, तो नोट यूज नहीं होगा। क्योंकि अनलेस, जैसे एक और एग्जांपल इसका, वी शैल नोट गो देयर अनलेस ही डज नॉट invite us। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? वी शैल नॉट गो देयर, जब तक वो हमें इनवाइट नहीं करेगा हम नहीं जाएंगे। अनलेस आ गया, तो अनलेस और अनटिल के साथ नोट यूज नहीं होता, तो इसको हटा देंगे।
इसको हटा देंगे और जो SEIS है ना वो इसके साथ लग जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा S, इसको हटा देंगे क्योंकि डू, डज और डिड किसके साथ आते हैं, ये हमेशा नेगेटिव या क्वेश्चन टाइप जो सेंटेंस हो उसमें आते हैं। तो ये बन गया सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में डज की ज़रूरत नहीं होती, तो इसको पूरे को हटा देंगे। जो इसके साथ एस है, क्योंकि ये सिंगुलर है तो ये एस यहाँ पर लग जाएगा बस। इसका मतलब क्या होता है कि जो अनलेस है और अनटिल है ये नेगेटिव वर्ड होते हैं, नेगेटिव। और नेगेटिव वर्ड के साथ नोट यूज नहीं होता, नोट यूज नहीं होगा। नेगेटिव वर्ड है क्योंकि इसमें नोट तो पहले ही आ गया है। ये देखो ऊपर जो अगर नहीं या जब तक नहीं, तो इनके साथ नोट यूज नहीं होगा। अब है कुछ कंडीशन, अब है कुछ कंडीशंस, कुछ कंडीशनल्स। क्या क्या कंडीशनल है? कंडीशनल्स क्या क्या कंडीशनल है? जैसे एज लॉन्ग एज या सो लॉन्ग एज या प्रोवाइडेड या प्रोवाइडिंग etc। इनका यूज कहाँ पर होता है? जैसे समझते हैं एग्जाम्पल से, until it rains you should wait here। ठीक है, देखो जब तक बारिश होती है तुम यहीं वेट करो। ठीक है, जब तक मतलब क्या होता है कि जब तक नहीं होता, बारिश का पता थोड़ी कितनी देर चलेगी। इसकी जगह आएगा एज लॉन्ग एज, एज लॉन्ग एज। ये होता है ओपोजिट टू अनटिल। एज लॉन्ग एज, जब तक बारिश हो रही है तब तक तुम यहाँ पर वेट करो। तो ऐसे सेंटेंस में अनटिल की जगह एज लॉन्ग एज आएगा। ये होता है ओपोजिट होता है अनटिल के। जैसे दूसरा एग्जाम्पल इसका, आई विल लैंड यू मनी प्रोवाइडेड यू रिटर्न इट टाइमली। यहाँ पर क्या यूज हुआ है? प्रोवाइडेड, बशर्ते। इसका मतलब होता है बशर्ते, मतलब बशर्ते मतलब शर्त ये है कि मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा लेकिन इसको तुम्हें टाइमली वापस लौटाना पड़ेगा। तो ऐसे सेंटेंस में प्रोवाइडेड यूज होता है, न कि अनटिल। अब आते हैं इसके अगले टाइप पे। अगला टाइप क्या कहता है कि भविष्य में दो कार्य हो रहे हैं, भविष्य में दो कार्य एक के बाद एक हो रहा है। कि भविष्य में दो कार्य हो रहे हैं एक के बाद एक। तो जो पहला कार्य है उसमें आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, पहला कार्य। और जो बाद का कार्य है, जो दूसरा कार्य है, उसमें आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट। कैसे? इसमें आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट,
प्रेजेंट इंडेफिनिट। और जो दूसरा कार्य है उसमें आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट। इंडेफिनिट ये कंडीशन की शर्त है, ये एक कंडीशन है ये कि दो कार्य हो रहे हैं एक के बाद एक। जो पहला कार्य है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा कार्य है उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट। कैसे देखते हैं एक एग्जांपल से। अनलेस ही विल नॉट take care of his health, he will not recover। वह जब तक अपने हेल्थ की देखभाल नहीं करेगा तब तक रिकवर नहीं होगा। ये है कंडीशन एक, ठीक है। इसमें क्या कहता है कि जो पहले काम हुआ है, पहले काम कौन सा होगा, टेक केयर का, उसके बाद रिकवर होगा, तो बाद रिकवर होगा उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट। तो ये तो ठीक है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, तो पहले वाले में हटा देंगे। पहले वाले में क्या, अनलेस, नोट अनलेस अनटिल के साथ आता नहीं है तो इसको वैसे हटा देंगे। और इसके साथ क्या लग जाएगा, एस क्योंकि ही सब्जेक्ट है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, इंडेफिनिट। और ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट। तो यही था कि दो कार्य एक के बाद एक हुआ है, तो पहला कार्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में जैसे टेक केयर प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट में। इसी में एक शर्त क्या आती है दूसरी, इसी रूल में जो हमने ऊपर पढ़ा, इसी में क्या शर्त आती है कि इसमें शर्त आती है कि अगर वाक्य पूर्णतः वर्तमान का हो या फिर क्या हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो। यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो मेन क्लॉज में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। इसका क्या मतलब है, जहाँ पर हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज किया था ना, उसकी जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा अगर वर्तमान में हो वाक्य या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ हो। कैसे, जैसे समझते हैं कि एग्जाम्पल से, 2 नंबर एग्जाम्पल। इफ यू हीट वाटर it turns into steam। ये भाप बन जाएगा। अगर तुम देखो यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन ये बात क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि भाई गर्म करेंगे तो पानी किस में चेंज होता है, स्टीम में। तो इसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ। ये ठीक है। अब कंडीशन का एक और शर्त, क्या शर्त है, एक कहीं भी संभावना या अनुमति हो, संभावना या अनुमति, तो विल की जगह क्या यूज होगा, मे यूज होगा।
कहीं भी संभावना आई हो या अनुमति हो कोई, सलाह या उपदेश दिया हो, सलाह दी हो या उपदेश दिया हो, उसमें शुड या मस्ट यूज होगा, शुड या मस्ट यूज होगा। कि कहीं भी संभावना या अनुमति दी हो तो मे यूज होगा, सलाह या उपदेश हो तो शुड या मस्ट यूज होगा, विल का यूज नहीं होगा। कैसे, जैसे समझते हैं कि एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल नंबर 1, इफ इट रेन्स द स्टूडेंट्स, ये खालिस्तान में, ये तो नोट कम फॉर क्लास। अगर बारिश हुई तो बच्चे क्लास के लिए, स्टूडेंट क्लास के लिए नहीं आएंगे। तो ये क्या है, संभावना ही है कि बारिश होगी। तो संभावना, तो संभावना में क्या बताया था, में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, में यूज होगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल इसका, इफ यू फिनिश योर वर्क, यू, ये खालिस्तान, गो होम। देखो, अगर तुम अपना काम खत्म कर दोगे तो तुम घर जा सकते हो। तो क्या ये अनुमति है कि काम खत्म करने के बाद घर जा सकते हो? तो अनुमति और संभावना जहाँ भी दी हो वहाँ पर क्या यूज होता है, मे यूज होता है, मे। जैसे अगला एग्जाम्पल इसका, एग्जाम्पल नंबर 3, इफ you want to remain healthy, you, ये खालिस्तान दिया हुआ है, एक्सरसाइज डेली। अगर तुम हेल्दी रहना चाहते हो तो एक्सरसाइज करो डेली। तो ये क्या है, सलाह है। तो सलाह या उपदेश हो तो उसमें क्या आता है, शुड। तो यहाँ पर क्या यूज होगा, शुड। ये था हमारा कंडीशनल। कंडीशनल का चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। इसमें एक लास्ट रिव्यू है। इसका लास्ट रिव्यू क्या है, स्ट्रक्चर, क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं कंडीशनल की, वो देख लेते हैं एक बार। जैसे पहला स्ट्रक्चर, इफ दिया हो, प्लस में क्या दिया हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो दूसरा जो क्लॉज होगा उसमें कौन सा टेंस आएगा, उसमें आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। एक कंडीशन तो है ये कि अगर इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो दूसरे क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। दूसरी कंडीशन है, अगर इफ दिया हो साथ में सब्जेक्ट दिया हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म या पास्ट इंडेफिनिट जिसको बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। तो दूसरे क्लास में क्या यूज होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। अब आती है इसकी तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या है, अगर इफ दिया हो, सब्जेक्ट दिया हो प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हो, मतलब कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट। तो दूसरे क्लास में क्या आएगा, उसमें आएगा सब्जेक्ट
प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये थे हमारे 3 कंडीशन इसी पे बेस। तो ये था हमारा चैप्टर कंडीशनल। तो यहाँ पर ये होता है ख़त्म। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। एंड